सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और काम फर्दर कंटिन्यू करें। तो लास्ट वीडियो में हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे कि हमारे पास दिया हुआ था कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, और उसमें क्या किया था कि अगर हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी किसी भी ए की या बी की या दोनों की, तो रेट पे कितना फर्क पड़ता है, मतलब कितना टाइम्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़े से अलग टाइप के हैं। जैसे यहां पे दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। यहां पे क्या बोला हुआ है कि फॉर द रिएक्शन ए गिव राइज बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, यानी उल्टा कर दिया उस क्वेश्चन को जो हमने लास्ट क्लास में किया था। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, जब उसकी कंसंट्रेशन को जो है 9 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, व्हाट इज द ऑर्डर। इस बार ऑर्डर बताना है। तो हम क्या करेंगे कि लेट जो ऑर्डर है वो ले लिया हमने n। तो हमारे पास रेट लॉ किसके बराबर बन गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर n। ठीक है, और आई कैन राइट इट एज आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर n। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करना है मुझे कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स। सेकेंड केस में क्या हो गया, रेट कितना हो गया 3 टाइम्स, जब when the concentration of A is increased by 9 times, यानी मुझे A की जगह पे क्या करना है, 9A करना है। और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना है, और वहां पे क्या निकालना है, n निकालना है। तो डिवाइड 1 बाय 2 या 2 बाय 1। तो मैंने क्या किया, डिवाइड 2 बाय 1। तो ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ गया, 3r बाय r, k से k तो कैंसिल हो गया, 9a की पावर n आ गया और a की पावर n आ गया। दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू 9 की पावर n, और यहां पे ऐसा लिख दिया a की पावर n और a की पावर n, ये भी कैंसिल हो गया आपस में। अब यहां पे कैसे लिखना है हमने, 3 इज इक्वल टू, अब हमारे को पता है कि 9 किसके बराबर होता है, 9 तो हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर होता है n, ऐसा लिखते हैं इसको। और क्यों ना इसको ऐसा लिखा जाए, 3 की पावर 1 और यहां पे 3 की पावर 2n। तो क्या हो गया, बेस हमारे पास इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर इसके आगे यहां पे लिख देता हूं, सो 1 इज इक्वल टू 2n। तो n जो कि आ गया 1 बाय 2 यानी 0.5। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, 0.5। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने कर दिया है, ये क्वेश्चन आपने करना है कि फॉर द रिएक्शन 2x गिव राइज x2 द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर जो ऑर्डर आएगा यहां पे वो 3 आ जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, वैसे तो हमने ये लास्ट क्लास में कर ही लिया था, पर हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको कर लेते हैं। और ये पहले सीबीएसई बोर्ड में 2 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है कि द रिएक्शन 2NO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव राइज टू NO2 गैसियस टेक प्लेस इन 1 स्टेप। अब यहां पे ये बात बोली कि 1 स्टेप, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 स्टेप का मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, और उसमें जो है वो जो यहां की जो स्टोइकियोमेट्री होती है यही रेट लॉ में भी आती है, मतलब रेट लॉ इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है तो आई कैन राइट इट एज रेट इज इक्वल टू के और NO गैसियस की पावर 2 इंटू O2 गैसियस की पावर 1। दिस इज माई इक्वेशन 1। तो अभी मेरे पास यहां पे ऑर्डर कितना है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 + 1। दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पे कहानी में चेंज क्या कर दिया कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम।
अब यहां पे अभी तक तो हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे कि कंसेंट्रेशन को हमने 2 टाइम 3 टाइम कुछ भी हमने चेंज किया, पर इस बार क्या बोलता है, कंसेंट्रेशन नहीं बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है। तो हमारे को थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत है यहाँ पे कि कंसेंट्रेशन को तो नहीं अफेक्ट कर रहा है पर वॉल्यूम को कर रहा है। तो हमारे को एक चीज ये भी तो पता है कि जो कंसेंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो हमारे को बेसिक चीज पता है, 11th से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इसके बारे में जिक्र होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में था +1 में। तो हमने क्या करना है कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO गैसेस, NO के ले लिए A मोल्स हमने, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 उसके ले लिए B हमने, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो देयरफॉर वी नो दैट कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर। तो दैट मीन्स कि जो NO गैसेस की जो कंसेंट्रेशन हुई मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, NO गैसेस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी A अपॉन B। उसी तरह से जो O2 गैसेस है उसकी कंसेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, B बाय V। ठीक है, तो A बाय V और B बाय V मेरे पास आ गया है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन गई मेरे पास, इक्वेशन 1 बन गई रेट इज इक्वल टू K A अपॉन V का स्क्वायर एंड B अपॉन V। इस फॉर्म में लिख दी, मतलब कंसेंट्रेशन को हमने मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ V की जगह पे लिखो आप V बाय 3। क्वेश्चन ने बोला ना कि इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब था कम करना, टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी V का V बाय 3 कर दिया। तो फिर मेरे पास क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू K A अपॉन V बाय 3 का स्क्वायर और B बाय V बाय 3 ऐसा लिख दिया जी। तो इसके बाद कहां ऊपर करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन तो आपने करना ही करना है, सेकंड को ट्राई यहां पे लिख देते हैं फिर ऊपर। तो ऊपर आते हैं जी, इसके बाद यहां पे चलते हैं, ऊपर लिख देते हैं इसको। तो रेट किसके बराबर आ गया आपका, रेट आ गया K 3A बाय V का स्क्वायर और यहां पे क्या आ गया 3B बाय V। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 क्या हो गया 27। तो ये क्या आ गया 27K A बाय V स्क्वायर और B बाय V। तो ये अगर आप देना चाहे तो इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है। तो 3, तो अगर हम 2 और 3 में देखें तो क्या फर्क हुआ, यहां पे रेट किसके बराबर था K A बाय V स्क्वायर एंड B बाय V, पर यहां पे क्या आ गया 27 आ गया। तो फ्रॉम 2 एंड 3 तो रेट अब क्या आ गया 27 टाइम्स हो गया। तो क्या बोला है कि विल देयर, पहला बोला कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, तो हम बोलेंगे कि रेट कितना हो गया 27 टाइम्स। सेकंड पार्ट क्या बोला है कि विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद डिमिनिश्ड वॉल्यूम, कि जब हमने वॉल्यूम कम किया तो क्या रिएक्शन के ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। ऑर्डर क्या था, इसकी 2 पावर है, इसकी 1 है 3, तो ऑर्डर क्या है 2 + 1 यानी 3। पहले भी कितना ऑर्डर था 3, तो हम बोलेंगे कि नो इफेक्ट ऑन ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय डिमिनिशिंग द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसने सॉल्व की, कुछ और करेंगे अभी आगे। जितने आप क्वेश्चंस करते हो उतने ही टॉपिक की क्लैरिटी होती है। सिर्फ टॉपिक पढ़ के बात कंप्लीट नहीं होती, उसकी एप्लीकेशन, उसको यूज करना आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइंड रेट लो, ऐसा तो जरूरी तो नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, उसके लिए यूनिट। लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमने क्या ले लिया, n ले लिया, यानी A गिव राइज प्रोडक्ट है हमारे पास, तो जो रेट आएगा वो K × A की पावर n आ जाएगा। रेट क्या होता है,
चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम dx ओवर dt, और ये भी आ गया ऐसे a की पावर n। तो अगर मुझे k निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, dx बाय dt इंटू 1 अपॉन a की पावर n। dx क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो मैंने इसको वर्ड में लिख दिया जी कंसेंट्रेशन, और dt क्या है, टाइम, और 1 अपॉन कंसेंट्रेशन की पावर n। ऊपर ले जाएंगे हम तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, और बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, कंसेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। तो मुझे अगर ये फॉर्मूला याद है तो फिर तो हमारे पास ऑर्डर जो मर्जी हो हम उसका आंसर ढंग से लिख सकते हैं सबका, मतलब हमारे को यूनिट लिखना आसान है। तो भाई हमने क्या किया कि ये आ गया हमारे पास, और यहीं पे बात कर लेते हैं कि फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन में भी एग्जैक्टली सेम होगा, तो उसकी जगह पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। विल राइट हियर पार्शियल प्रेशर की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, एक कंसेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम, और दूसरा पार्शियल प्रेशर की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। थोड़ा इस तरफ को लिखते हैं, वहां पे जरा रिफ्लेक्शन पड़ रही है लाइट की, तो इधर को लिख देते हैं इसको सारी बातें। तो ये जो दो फॉर्मूलेज हमने लिखे, तो कंसेंट्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर में। प्रेशर के क्या यूनिट होते हैं, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं हमारे पास, आपको पता ही है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे जो कंसेंट्रेशन है उसको ले लेते हैं हम मोल पर लीटर में, और टाइम ले लेते हैं हम सेकंड में। ठीक है जी, ऐसा यूनिट ले लेते हैं, हालांकि टाइम जो है वो किसी में भी होता है। और प्रेशर के यूनिट हमने क्या कर लिए, बार ले लिए, और टाइम अगेन सेकंड में लिया हमने। तो हमारे पास यहां पे क्या बन गया, इस तरह से हम लिख देते हैं। तो क्या याद रखना हमने, जो मेन फॉर्मूला था कि K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड, और K इज इक्वल टू बार की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। सॉरी, टाइम तो हमने सेकेंड में ले लिया, बहुत सारे केसेस में मिनट में दिया होता है, बट मैं स्टैंडर्ड यूनिट ले रहा हूं यहां पे, विच इज सेकेंड। अब नंबर 1 जी, अगर n की वैल्यू 1 होगी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास, 0 से स्टार्ट करते हैं, नॉट 1 से, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हमने क्या करना है, इसमें ऊपर k की जगह पे पुट कर देनी है वैल्यू 1 माइनस 0 अपॉन सेकेंड। तो क्या आ गया ऊपर, यूनिट आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेम यहां पे भी ऐसा ही है कि n की वैल्यू 0 करनी है हमने 0 ऑर्डर के लिए, तो जो k के यूनिट क्या आ जाएंगे, बार अपॉन सेकेंड, यानी बार पर सेकेंड। सेकेंड बात जी, कि अगर n की वैल्यू 1 है, यानी ऑर्डर हमारे पास आ गया 1, तो क्या करेंगे हम यहां पे, हम लिखेंगे जी K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, समथिंग रेज्ड पावर 0 क्या हो गया, 1 अपॉन, तो ये आ गया पर सेकेंड, यानी टाइम इनवर्स आ गया। सेम यहां पे भी होता है, तो n की वैल्यू 1 की, तो बार की पावर 0 आ गई, और यहां पे सेकेंड आ गया, तो आ गया बार पर सेकेंड। तीसरा जी, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास। तो इसलिए K के क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 अपॉन सेकेंड। ये क्या आ गया, मोल पर लीटर की पावर माइनस 1 अपॉन सेकेंड। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है, बाहर जो पावर है -1 है, तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मोल की पावर बन जाएगा -1, लीटर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस पर सेकेंड, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड। इन द सेम वे यहां पे n की वैल्यू अगर 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K बार
की पावर 1 माइनस 2 अपॉन सेकेंड, यानी बार पर सेकेंड। सपोज n की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, एक फ्रैक्शन भी तो ले लेते हैं हम, n की पावर 1/2 किसी के लिए, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर तो हो सकता है फ्रैक्शनल, जीरो भी हो सकता है। तो k के यूनिट क्या आ जाएंगे, आप बताएंगे क्या? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1/2 अपॉन n, यानी सेकेंड, माइनस हाफ आ जाएगा बाहर, तो इसके जो k के यूनिट आ जाएंगे मोल की पावर माइनस हाफ, लीटर की पावर हाफ और पर सेकेंड एंड सो ऑन। यहां पे भी आप अपने आप निकाल सकते हो उसी तरह से। अब यहां पे हम दो कंक्लूजन निकालते हैं इससे पहले कि हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करें। और कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि भाई जो k के यूनिट होते हैं वही रेट के यूनिट भी होते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द यूनिट ऑफ k has same as that of rate of reaction, then what is the order of reaction? या ये कह लो कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k के यूनिट और रेट के यूनिट सेम होते हैं? तो आंसर है इसका जीरो ऑर्डर। हमने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में किया था कि जो हमारे पास रेट के यूनिट क्या होते हैं, रेट के यूनिट होते हैं कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट के यूनिट होते हैं, और जीरो ऑर्डर के लिए भी k के यूनिट सेम होते हैं। तो दोनों के लिए यूनिट सेम है, ये याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर के और रेट के यूनिट। जीरो ऑर्डर में k के यूनिट और रेट के यूनिट सेम होते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ये तो जो हमारे पास रिएक्शन इन सॉल्यूशन है और दिस इज द गैसियस रिएक्शन, तो बोलते हैं दोनों में कब यूनिट सेम होते हैं? गैसियस रिएक्शन के लिए भी वही यूनिट होंगे k के जो रिएक्शन अदर देन गैसियस स्टेट यानी सॉल्यूशन के केस में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में यहां पे भी टाइम इनवर्स आ रहा है और यहां पे भी टाइम इनवर्स आ रहा है, तो ये दो बातें आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा हम कुछ इसके ऊपर और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन जो k की वैल्यू दी हुई है 5.7 इंटू 10⁻², R इनवर्स, व्हाट इज ऑर्डर? तो हमने क्या करना है कि हमारे को k की वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना, हमारे को इस यूनिट को देखना है। और यहां पे यूनिट क्या दिया? आर्स में दिया हुआ, R इनवर्स यानी टाइम इनवर्स दिया हुआ है। तो टाइम इनवर्स कब होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैंने अभी ऊपर लिखा था ना सेकंड, क्योंकि हमने टाइम सेकंड में लिया था। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर होगा जी। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो k की वैल्यू दी हुई है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, और एक दिया हुआ है k 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। क्या करना है हमने? आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो भाई देखिए, लीटर पर मोल पर सेकेंड, आप अगर अभी पीछे रिवाइंड करके देखिएगा तो ये है सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए k की यूनिट सेम है, तो यहां से हमने पता लगाया कि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। यहां पे क्या है? पर सेकेंड, ये बिल्कुल ऊपर वाला फर्स्ट की तरह है, दिस इज टाइम इनवर्स। सो टाइम इनवर्स में क्या है जी हमारे पास? अगेन इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, जो अभी हमने किया भी है, कि ऑर्डर दिया हुआ k के यूनिट निकालने हैं, या k के यूनिट दिए हुए हैं, जैसे इसमें k के यूनिट दिए हुए हैं इन तीनों क्वेश्चंस में, हमने क्या पता करना है? ऑर्डर। उसके अलावा एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? लेट अस सी। क्वेश्चन है, उसके कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, और 4.1 एक्सरसाइज का 4.1 है, पेज नंबर मेरी बुक में 117 है, 117। तो 117 में क्या है जी हमारे पास कि फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमिन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। हमने क्या करना है?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है और डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब यूनिट बताना है हमने। तो इसके 4 पार्ट है, मैं यहाँ पे 2 पार्ट रेंडमली ले रहा हूं। मैंने एक ले लिया जी सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, H2O2 एक्वस प्लस 3I नेगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव गिव राइज टू H2O प्लस I3 नेगेटिव, और इसके लिए मेरे को रेट दिया हुआ है कि H2O2 और I नेगेटिव, और दूसरा मेरे पास दिया हुआ है CH3 CHO गिव राइज CH4 प्लस CO, और इसके लिए जो रेट लॉ दिया हुआ है कि H2O2 सॉरी CH3 CHO रेज टू द पावर 3/2। तो दोनों केस में मुझे क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और के यूनिट निकालना है। तो देखिए पहले के केस में, फर्स्ट केस में ऑर्डर किसके बराबर है। अब यहां पे बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ये आई नेगेटिव क्या है, आयोडाइड आयन है हमारे पास जो रिएक्ट कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं H2O2 की पावर 1 और इसकी पावर -1 ले लेते हैं और वो ऑर्डर क्या कर देते हैं 0। गलत क्यों, क्योंकि ठीक है H2O2 की पावर तो 1 है, पर I नेगेटिव की पावर 1 है। जो I नेगेटिव बाहर नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं, वो तो अंदर है, रिएक्टिंग स्पीशीज है वो, ठीक है, उसकी मोलर कंसेंट्रेशन ली हुई है। तो ऑर्डर आपने इस पावर को देखना है यहां पे, ना कि -1 को देखना है अंदर। तो ऑर्डर आ गया 1 + 1 2 आ गया। अब यूनिट अगर तो डायरेक्ट याद है तो डायरेक्टली याद लिखो, नहीं याद है तो बेस्ट तरीका क्या है, आप इस फॉर्मूले को याद रखो, मोल पर लीटर की पावर 1 - n/सेकंड। तो हमने क्या किया, मोल पर लीटर की पावर 1 - 2/सेकंड, तो क्या आ गया -1 आ गया। तो यूनिट क्या आ जाएंगे, मोल की पावर -1 लीटर +1 और पर सेकंड। सेम सेकंड में हमारे पास क्या है, यहां पे एक ही रिएक्टेंट है जिसकी पावर 3/2 है, तो इस केस में ऑर्डर क्या आ गया 3/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ऊपर पुट करेंगे, तो K मोल पर लीटर की पावर 1 - 3/2/सेकंड। तो क्या है मेरे पास, मोल पर लीटर की पावर 1 - 2 - 1 यानी -1/2/सेकंड, 1/2 है ये। तो क्या बन गया फिर मेरे पास, बन गया मोल की पावर आ गया -½ और लीटर की पावर ½ और पर सेकंड। अब इसको क्वेश्चन कई बार क्या करते हैं, ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं भी, तो होता क्या ऐसा लिख दे पर सेकंड, ऐसा तो लिखा जा सकता ना, अंडर रूट कर दिया इसका माइंड नीचे ले गए, मोल का अंडर रूट, कुछ भी हो सकता है कि कभी खास करके जी मेंस में इस तरह के क्वेश्चन घुमाए फिराए होते हैं बहुत बार हमारे पास। चलिए और देखते हैं जी, पेज नंबर 4, इसी पेज पे, पेज 117 पे हम क्वेश्चन और कर रहे हैं जी। और वो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है जी हमारे पास कि फॉर द रिएक्शन 4.2 ले लेते हैं इसको। ये बड़े ध्यान से देखने वाला है क्वेश्चन, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन 2A + B A to B, ये लिखा हुआ है, और इसका हमारे पास रेट दिया हुआ है कि A B की पावर 2, ये दिया हुआ है जी इस क्वेश्चन के लिए। और क्या बोल रहा है ये कि और K की वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास। सो K की वैल्यू दी हुई है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है K की। तो ये बोला कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोल पर लीटर एंड B की पावर 0.2 मोल पर लीटर। तो सबसे पहले तो हमने इनिशियल रेट निकालना है, K की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और A की कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 को मैं 10⁻⁻1 मोल पर लीटर, और B की कंसेंट्रेशन है 0.2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो हमने पहले तो रेट निकालना है,
क्या आ गया हमारे पास 2.0 इंटू 10 की पावर -6 और इसको ऐसे रहने दिया हमने मोल की पावर और पर सेकंड, और ये कितना हो गया 10 की पावर -1 यहां पे हो गया, और ये हो गया जी 4 इंटू 10 की पावर -2, और कितना हो गया ये साथ में मोल पर लीटर, यानी मोल का स्क्वायर कर दिया और मोल का क्यूब कर दिया हमने ये, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था, और लीटर का भी क्यूब कर दिया हमने ये। तो अगर आप देखेंगे सारा तो हमारे पास जो रेट आ गया फाइनली, तो ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर 6 और 3 9 -9 लीटर से लीटर, और सारा यूनिट सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया जी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया 8 इंटू, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं। तो 8 इंटू 10 की पावर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया इसका कि इनिशियल रेट बताना। अब सेकंड पार्ट में इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी कितनी थी, ए की जो स्टार्टिंग वाली कंसेंट्रेशन थी वो 0.1 थी और बी की कंसेंट्रेशन 0.2 थी। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 एम। नाउ सेकंड पार्ट में जो ए की कंसेंट्रेशन कितनी उसमें से रिड्यूस हो गई, 0.1 तो था और उसमें से वो रिएक्ट कर गया हमारे पास कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ए इज रिड्यूस टू 0.0। तो ए की कंसेंट्रेशन 0.06 उसमें से निकल गई, तो कितना रिएक्ट हुआ, ये रिएक्ट हो गया 0.04। इसका मतलब क्या हुआ, तो इतना जो है वो रिएक्ट हो गया उसका, रिएक्टेड ऑफ ए, क्योंकि 0.06 तक बच गई तो उसमें से रिएक्ट हो गया। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो 2a है वो है 0.04, तो a कितना रिएक्ट कर गया, फिर a तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2 0.02 आ गया जी हमारे पास। तो इतना जो है a की कंसेंट्रेशन बच गई। अब b की कंसेंट्रेशन, क्योंकि जो a रिएक्ट कर रहा है वो b का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जो b की कंसेंट्रेशन कितनी 0.2 थी हमारे पास और उसमें से 0.02 रिएक्ट कर रहा है। हमने a की निकाली ना, .06 और 0.02 था, तो ये आ गई जी हमारे पास 0.18। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो A रिएक्ट हुआ था वो 0.06 हो गया, तो मतलब रिएक्ट कितना हुआ था, निकल गया था उसमें से 0.04। तो A अगर उतना रिएक्ट किया हमारे पास तो जो है, नहीं मिस्टेक हो गई, प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा। हमारे पास क्या बोला हुआ कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06। तो A इतना रिएक्ट हो गया हमारे पास, तो देयरफॉर जो B रिएक्ट होगा, हाँ जो B इज रिड्यूस्ड वो कितना है जी, इसका हाफ होगा, क्योंकि उससे आधा है ना ये, ठीक है। तो B हो जाएगा 0.04, यानी 0.02 जो रिएक्ट कर गया B। तो देयरफॉर जो कंसेंट्रेशन ऑफ B लेफ्ट, इसकी कितनी बच गई, फिर उसमें से तो रिएक्ट हो गया, इनिशियल कितनी थी 0.2 थी, उसमें से 0.02 रिएक्ट हो गया, तो ये बच गया 0.18। बस अब हमने क्या करना है, ऊपर वही K निकालना है, हमने रेट निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, K की वैल्यू सेम
2.0 इंटू 10 की पावर -6, यूनिट भी वही लगा देंगे, और इसकी कंसेंट्रेशन 0.04 और इसकी कंसेंट्रेशन 0.18, सॉरी वो तो 0.06 रिएक्ट हुआ था ना, तो 0.18। तो ये सारा जो सॉल्व करके आया 3.89 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकंड। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है वो हमारे को कंफ्यूजन हो सकती है ऐसा करते हुए जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव राइज A to B, रेट लॉ दिया हुआ है, K ये दिया हुआ है और K की वैल्यू दी हुई है। और आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 और B की 0.2। तो हमने 0.1 0.2 लिख दी यहां पे ऐसे और हमने निकाल दिया। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी है, ये आ गया। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है हमने कि क्या है। सेकेंड पार्ट में बोला कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06। 0.06 उसमें से रिएक्ट कर गया बाहर, ठीक है। 0.06 जो है वो A का रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ A थी उसमें से रिएक्ट हो गया, तो इतनी बच गई, वो कितनी लेफ्ट हो गई, इतनी। तो 0.04 जो है वो A का रिएक्ट हुआ, तभी तो 0.06 बच गया था उसका। अब हमने स्टोकियोमेट्री पे आना है कि भाई अगर हमारे पास जो है A जो है कितना रिएक्ट कर रहा है, 2A दिया हुआ है यहां पे, वो रिएक्ट किया 0.04, तो B उससे आधा रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका मतलब उससे हाफ रिएक्ट करेगा। तो जो B की कंसेंट्रेशन जो B रिएक्ट हुआ वो कितना हुआ, 1/2 इंटू 0.04 इतना हुआ। तो सॉल्व करके आएगा 0.02। तो इसका मतलब कि B इनिशियल तो इतना था, पर रिएक्ट होने के बाद कितना बच गया। तो ये हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन आ गई, इसकी तो हमने क्वेश्चन में पहले दी थी 0.06 जो है, यहां पे वैल्यू पुट की और सॉल्व कर दिया इसको। अब एक क्वेश्चन और 4.4 है, 4.4 भी दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और आंसर बहुत छोटा है, उसको भी कर लेते हैं साथ में। तो 4.4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ डायमिथाइल ईथर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारे पास दिया हुआ है रेट। 4.4 सॉल्व कर रहा हूं मैं सेम पेज पे, एंड इट इज गिवन एज KOCH3 3/2, ये लिखा हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल सो दैट द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डायमिथाइल ईथर। तो बोलते हैं अगर पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखा हुआ है तो ऐसा लिख दिया जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डायमिथाइल ईथर, और सिंपल ब्रैकेट है रेज टू द पावर 3/2। अब यहां तक तो कहानी है। अब क्या बोल रहा है ये, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो पहले तो हम रेट के यूनिट निकाल लेते हैं। रेट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। प्रेशर बोल रहा है कि बार में ले लो और टाइम ले लो मिनट में, तो आंसर क्या आ गया, बार पर मिनट। दूसरा बोल रहा है कि के की यूनिट भी निकालो बोलते हैं। अगर हमने यही काम किया तो के की यूनिट कैसे निकलेंगे, हमारे पास एक था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बार की पावर 1 - n और नीचे क्या था, टाइम, यानी मिनट में लिया हुआ टाइम। जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, बार अपॉन वहां पे हम सेकंड ले रहे थे, तो यहां पे क्या आ गया, बार की पावर 1 - 3/2 और टाइम तो मिनट में लिया हुआ है, तो बार की पावर आ जाएगा -½ और मिनट। तो ये रेट के यूनिट है और ये रेट कांस्टेंट के यूनिट है। तो ये टॉपिक हो गया जी हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वाला भी कंप्लीट। अब अगला काम कर लेते हैं हम, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड यहां से लिख देते हैं साइड से, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीशीज मींस एटम, मॉलिक्यूल और आयंस दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली
एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। यानी रिएक्टेंट के एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो एक साथ कोलाइड करते हैं, इकट्ठे कोलाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी की ही एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्युलरिटी में, हालांकि हम कोई भी ले सकते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, हाँ NON, दिस गिव राइज N2 प्लस 2H2O। तो यहां पे हमारे पास क्या है? एक ही मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, तो जो है वो मॉलिक्युलरिटी 1 होगी इसकी, और इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। सो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली। उसी तरह से 2Hi अगर है तो H2 प्लस I2 बना, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2। इसको क्या बोलेंगे हम? बायमॉलिक्युलर रिएक्शन। आपको अगर ऑर्गेनिक का याद होगा तो उसमें भी पढ़ते हम SN1 SN2, यूनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली 2NO2 प्लस F2 गिव राइज टू NO2F। तो मॉलिक्युलरिटी 3 आ गई और इसको बोलेंगे हम ट्राइमॉलिक्युलर। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी जो सिंपल रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर या सिंपल रिएक्शन में जो मॉलिक्युलरिटी है वो क्या होगा? जो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम जो मॉलिक्युलरिटी दैट इज ऑब्टेन्ड क्या कर दिया? बाय एडिंग स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री को ऐड कर दिया हमने, मतलब जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल था, इसमें 2 थे, इसमें 2 और एक 3 थे, तो हमने बोला ट्राइमॉलिक्युलर। तो नॉर्मली मॉलिक्युलरिटी हम 3 तक लेते, पर अगर 3 से ज्यादा है तो क्या मॉलिक्युलरिटी लेंगे? नो। जैसे एक कोई एग्जांपल लेते हैं हम, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव गिव राइज Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O 4H2O प्लस 5Fe3 पॉजिटिव। तो अगर हम यही चीज देखें तो इसमें 8 × 13, तो इसमें हमारे पास मॉलिक्युलरिटी अगर हम वैसे देखें तो मॉलिक्युलरिटी क्या होनी चाहिए? मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए 14 होनी चाहिए, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती। तो ऐसे रिएक्टिंग या ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हो, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसमें क्या करते हैं हम, जो एक्चुअल में दे प्रोसीड्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री स्टेप। ये ध्यान देना आपने कि जो ईच स्टेप को बोलेंगे हम एलिमेंट्री स्टेप। बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं एंड जो हर स्टेप है वही हमारे पास मॉलिक्युलरिटी बताएगा। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ वेरियस स्टेप्स, यानी एलिमेंट्री स्टेप्स के होंगे, जो सिंपल स्टेप्स के होंगे, वहीं से हम मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे। तो ये बात होगी, और उसमें से जो है कुछ रिएक्शन स्लो होंगे और कुछ स्टेप्स स्लो होंगे और कुछ स्टेप्स फास्ट होंगे। तो रेट यानी जो ऑर्डर निकलेगा हमारे पास, ऑर्डर निकलेगा स्लोएस्ट स्टेप से, तो उसी को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट लॉ स्टेप भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। कंक्लूजन करते हैं बात वापस। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? जितने एटम, मॉलिक्यूल और आयन साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्युलरिटी। तो अगर हमारे पास अप टू 3 रिएक्टिंग स्पीशीज दी हुई है तो मॉलिक्युलरिटी सीधा बोलेंगे कि इसमें एक मॉलिक्यूल है यूनिमॉलिक्युलर, 2 मॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्युलर, 3 है ट्राइमॉलिक्युलर। पर अगर 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी ऐड करके नहीं आएगी। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड दे प्रोसीड्स इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स एंड
मॉलिक्युलरिटी अगर हमने पता करनी हो तो ईच स्टेप से, या जो भी बहुत सारे स्टेप्स है, स्लो स्टेप्स, फास्ट स्टेप, जो भी होगा, हर स्टेप से हम मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। पर ऑर्डर किससे निकलेगा? ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि व्हाई द ऑर्डर रेट लॉ, या ऑर्डर जो हम स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं। तो ये पॉइंट हो गया जी। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, 4, 5, 6 या 14, जो भी हमने एग्जांपल लिया था, वो क्यों नहीं हो सकती मॉलिक्युलरिटी हमारे पास? तो उसके लिए हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी, जो बेसिक डेफिनेशन थी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करने चाहिए। तो अगर ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, मतलब क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाई रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी वो रेयर क्यों होते हैं, तो इसके पीछे चांस रीजन है चांस ऑफ कोलिजन, चांस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन। देखिए, कोलिजन थ्योरी ने क्या बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना पड़ेगा, और जितने मॉलिक्यूल इकट्ठे कोलाइड करेंगे उसी को मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। पर अगर हमारे पास 14 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे ऊपर अभी मैंने एग्जांपल लिया था, तो 14 के 14 साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं करेंगे, तो फिर मॉलिक्युलरिटी हम 14 कैसे बोल सकते हैं? सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, कार के बीच में या किसी भी व्हीकल के बीच में, तो जो सबसे ज्यादा कोलिजन्स होता है, हेड ऑन कोलिजन की बात करें, वो 2 के बीच में होता है। चलिए 3 भी हमने मान लिया कि एक कार यहां से आ रही थी, एक यहां से आ रही थी, एक यहां से आ रही थी, तो 3 तक तो फिर भी, हालांकि ये रेयर होता है, ऐसे हेड ऑन कोलिजन की बात करें, हम आगे से आगे कोलाइड की बात नहीं कर रहे हैं। तो चांस ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतना कम होता है। इस वजह से दैट इज व्हाई द रिएक्शन हैविंग हायर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर रेयर, बिकॉज द चांस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन विल बी लेस। तो ये हो गई जी बात हमारे पास और मॉलिक्युलरिटी की। अब अगर हम इसमें डिफरेंस लिखें, तो मैं डिफरेंस आपको बता दूं इसमें कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले, मैं यहां पे बस ऐसे वर्बली बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, यहां पे लिख लेते हैं ऑर्डर और यहां पे लिख लेते हैं मॉलिक्युलरिटी। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ कोफिशिएंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी अगर कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा है तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी होती है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। दूसरा क्या है? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, इट कैन बी जीरो एज वेल एज फ्रैक्शनल भी हो सकता है ये, जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या हो सकती है? मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो एंड इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, काउंट करना है, वो आधा मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, जीरो मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, तो रिएक्शन कैसे होगा? सो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज होल नंबर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जो ऑर्डर होता है, जो एक्चुअल में जो रेट लॉ में ऊपर हम लिखते हैं वहां पे पावर, तो वो कहां से निकलता है? वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो इट कैन बी determined experimentally only and cannot be calculated. दूसरी तरफ, it can be calculated by simply adding the molecules of slowest step. तो हम यहां पे कैसे करेंगे? जो slowest step में आएंगे उससे हम निकाल देंगे। Then it is applicable to elementary as well as complex. ये दोनों के लिए होता है ऑर्डर, elementary reaction के लिए भी होता है और complex reaction के लिए भी होता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सिर्फ एलिमेंट्री के लिए ही होगा, मतलब जो सिंपल स्टेप्स होंगे, ठीक है। द ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। तो कॉम्प्लेक्स में जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था 14 नहीं, उससे मीनिंगलेस बात होगी, ठीक है। इट इज ओनली द स्लोएस्ट स्टेप हुज मॉलिक्युलरिटी हैज सिग्निफिकेंस फॉर द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So the molecularity of slowest step is the same as the overall order of reaction. तो slowest step की जो molecularity होगी वही order of reaction होगा। तो complex reaction के लिए molecularity का कोई meaning नहीं है, हाँ each step के लिए है, और उसमें भी जो slowest step होगा वही हमारे पास rate law step होगा या order of reaction वहीं से निकलेगा, ठीक है। So molecularity of slowest step is the same as the overall order of reaction. And the last, even the order of simple reaction may
नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एज सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जरूरी नहीं है, ये हमने पहले बात करी क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आता है। और दूसरी तरफ कि फॉर सिंपल रिएक्शन द मॉलिक्युलरिटी कैन यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द स्टोकियोमेट्री ऑफ इक्वेशन। तो उसमें हम जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी से हम ऑर्डर जो है या रेट लॉ निकाल सकते हैं, जबकि यहां पे जरूरी ऐसा नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो आप लिख सकते हो और हम फिर ये काम कर सकते हैं। तो यहां तक हमारे पास हो गया रेट लॉ, किस तरह से हम लिखते हैं। फिर हमने के यूनिट निकालने सीखे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो किया और मॉलिक्युलरिटी के बारे में कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, किस तरह से होती है। अब एक काम और कर लेते हैं, एंड दैट इज सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स या नकली। सो दीज आर दोज रिएक्शन विच अपीयर टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर बट एक्चुअली दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शन जो देखने में तो सेकंड ऑर्डर के लगते हैं पर एक्चुअल में है वो फर्स्ट ऑर्डर के। तो यहां से भी एक बात साबित हो जाती है कि जो ऑर्डर है वो रिएक्शन देख के हम नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल let us take the hydrolysis of ethyl acetate in acidic medium. तो ये रिएक्शन देखने में तो सेकंड ऑर्डर का लगता है, दो रिएक्टेंट है, बट एक्चुअल में इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली सेकंड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जिसको हम इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज भी बोलते हैं। तो C12H22O11 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एंजाइम होता है इनवोल्टेज। एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो इससे क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसको इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज क्यों बोलते हैं, ये रीजन हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में करते हैं। तो यहां पे भी दो रिएक्टेंट है, पर इसका जो रेट है वो के C12H22O11 के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन जो है देखने में सेकंड ऑर्डर के, पर है ये फर्स्ट ऑर्डर के, तो इसलिए हम सूडो यूनिमॉलिक्युलर बोलते हैं इनको। नाउ ऐसा क्यों है? एक्चुअल में क्या है कि इन दोनों के अंदर जो H2 है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्योंकि एक्सेस में होता है, और जो चीज एक्सेस में होता है उसकी कंसेंट्रेशन क्या रहते हैं? कांस्टेंट। तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ H2 है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो चीज एक्सेस में अगर थोड़ा बहुत रिएक्ट भी करेगा उसमें क्या फर्क पड़ गया? तो जो चीज एक्सेस में है उसकी कंसेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो रिएक्शन का रेट या तो डिपेंड करेगा इथाइल एसीटेट के ऊपर या डिपेंड करेगा सुक्रोज के ऊपर। तो इसलिए हम इनको सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो डेफिनेशन आएगी, दूसरा एग्जांपल्स आएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे से पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। और अगली बात यह है कि कब रिएक्शन जो है सूडो यूनिमॉलिक्युलर बनता है। तो अगर दो रिएक्टेंट दिया और उसमें से एक एक्सेस में दिया हुआ तो उसकी कंसेंट्रेशन हम क्या लेंगे? कांस्टेंट। तो रिएक्शन की जो रेट है वो एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास। तो इसलिए हम इनको बोलेंगे सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस बी गिव राइज C प्लस डी एंड इट्स रेट इज गिवन एज K इंटू A की पावर 2 एंड B, ये दिया हुआ है। तो पहला पूछा हुआ है कि हाउ इज rate affected on increasing concentration of B 2 times। सेकेंड बोला हुआ है what is overall order if concentration of if B is in excess। तो how is the rate affected on increasing concentration of B 2 times, and second what is overall order if B is in excess। तो अगर हम पहले पार्ट में देखें तो अभी मेरे पास ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 2 + 1 विच इज 3। अब ये बोला है कि
बी की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर देते हैं हम, ए बी दोनों में से चेंज कर सकते हैं, तो रेट किसके बराबर आ गया, के इंटू ए को तो एज इट इज रहने दिया और बी को कर दिया हमने 2, तो ये आ गया जी 2k ए स्क्वायर बी, यानी हमारे पास जो रेट हो गया वो क्या हो गया 2 टाइम्स। पहली बात। दूसरा कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर इफ बी इज इन एक्सेस, तो अगर हमने बी को लिया एक्सेस में, तो मैंने भी आपको बताया यहां पे उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, सूडो यूनिवारिक रेट का, तो उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो रेट लॉ क्या बन गया हमारे पास, k इंटू ए की पावर 2, तो ऑर्डर कितना हो गया अब, तो ऑर्डर हो गया फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर हो गया, पहले शुरू में ऑर्डर कितना था, थर्ड ऑर्डर था, नाउ अब कितना हो गया ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हो गया। तो ये काम हो गया जी, और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से इस टॉपिक को आप कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समझने में कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।